गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर। टॉपिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? ये हम सबको पता है, प्रोटोनेफ्रीडिया है ना। और सोलेनोसाइट्स के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होता है। उत्सर्जी अंग क्या है इसका? प्रोटोनेफ्रीडिया। अब इसमें हम इसके बारे में देखेंगे क्या है। एम्फियोक्सिस के उत्सर्जी अंग अन्य कॉर्डेटा की भांति मीजोडर्म से उत्पन्न नहीं होते। मतलब एम्फियोक्सिस के जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो किसकी तरह? कॉर्डेट्स की तरह मीजोडर्म से नहीं बनते, बल्कि कैसे बनते हैं? ये इनवर्टिब्रेट की एक्टोडर्म की तरह बनते हैं। जैसे इनवर्टिब्रेट में जो उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं। उसी तरह से एम्फियोक्सिस में भी ये जो है एक्टोडर्म से बनते हैं इसके उत्सर्जी अंग। ये है फ्लैटवर्म तथा पॉलीकीट्स के प्रोटोनेफ्रीडिया में बहुत मिलते जुलते हैं। किससे मैच करते हैं? ये मिलते जुलते किससे हैं? फ्लैटवर्म या पॉलीकीट्स के प्रोटोनेफ्रीडिया से मिलते जुलते हैं। कौन? एम्फियोक्सिस के प्रोटोनेफ्रीडिया, ये सिमिलर होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया इसका मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य एवं कोशाएँ भी उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है इनका? प्रोटोनेफ्रीडिया। इसके अलावा कुछ और अन्य अंग तथा कोशिकाएँ भी हैं, कोशाएँ हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया ये क्या होता है। अब आप यहाँ स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले ये कहाँ पर पाया जा रहा है? फेरिंग्स वाले भाग में, है ना। ये फेरिंग्स वाले भाग में जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार पाए जाते हैं। गिल बार्स के ऊपर ही प्रोटोनेफ्रीडिया लगे होते हैं। यहाँ आपको मैं स्ट्रक्चर में बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये रहा फेरिंग्स वाला भाग, है ना, पूरा, ठीक है। ये फेरिंग्स वाले भाग में ये हो गए इनके गिल बार। ये रहा प्राइमरी, ये रहा सेकेंडरी, फिर ये रहा प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। इस तरह से इसमें जो है प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स पाए जाते हैं फेरिंग्स वाले भाग में। अब ये जो फेरिंग्स वाला भाग है, प्राइमरी और गिल बार, अब इसमें एक लंबवत, है ना, एक भाग हो गया ये लंबवत वाला, ठीक है, और एक भाग हो गया इसका ये क्षैतिज वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल। इन भागों पर क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी। अब ये दोनों जहाँ पर जुड़ते हैं, जिसके द्वारा ये जुड़ते हैं, देखिए ये क्या है? सिनेप्टिक्यूली। प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार जहाँ पर जुड़ते हैं जिसके द्वारा, वो कहलाता है सिनेप्टिक्यूली। ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी गिल बार यहाँ पर, और ये हो गया सेकेंडरी गिल बार। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आ रहा है लंबाई में, ठीक है, और ये आ रहा है इसके क्षैतिज भाग में, है ना, पिंड में। तो ये कैसा बन रहा है? एक थैले जैसी संरचना बन रही है इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये पूरा एक हो गया है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार दोनों पर पाए जा रहे हैं। एक पर लंबवत पाया जा रहा है और एक पर ये हॉरिजॉन्टली पाया जा रहा है, ठीक। अब क्या है आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये रहा एक पूरा गिल बार, ठीक है, गिल बार नहीं, ये प्रोटोनेफ्रीडिया, एक पूरा प्रोटोनेफ्रीडिया का हम स्ट्रक्चर देखें। और यदि हम इसको उसमें लगे हुए फेरिंग्स में गिल बार्स के ऊपर लगा हुआ देखते हैं तो हमको ये इस तरह से दिखाई देता है। अब ये क्या है? यहाँ पर ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, इसमें क्या है? यहाँ पर ये नेफ्रीडियोपोर पाया जा रहा है। प्रोटोनेफ्रीडिया में नेफ्रीडियोपोर, है ना, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर ये क्या पाई जा रही हैं? सोलेनोसाइट्स,
फ्लैजिला जैसे लगे हुए हैं, ये क्या है, ये सोलेनोसाइट्स। एक प्रोटोनेफ्रिडिया पे लगभग कितनी 500 सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। ठीक, ये हो गया इसका एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब, ये वाला भाग। ये हो गया इसका पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब। हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया, ये ऐसा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, और जब ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। और यहाँ पर इसमें पाया जा रहा है नेफ्रिडियोपोर, और ऊपर जो इस तरह से ये जो लूप जैसे बने हुए हैं, इन पर क्या पाई जाएंगी, ये सोलेनोसाइट्स। अभी मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी बताती हूँ, ये डायग्राम आप इसको थोड़ा सा समझ लें। तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, लगभग 90 से 100 जोड़े खंडों में व्यवस्थित प्रोटोनेफ्रिडिया फेरिंग्स की गिल बार्स पर लगे हुए पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पाए जाते हैं, गिल बार्स पर, है ना। फेरिंग्स के गिल बार्स वाले भाग पर प्रोटोनेफ्रिडिया जो है लगे होते हैं। प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया साधारण बंद सीलिया युक्त, कैसा, सीलिया युक्त, मतलब जिस पर सीलिया पाए जाते हैं, बंद सीलिया युक्त पतली दीवार वाला मुड़ा हुआ थैला होता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि ये कैसे थैले की समान संरचना हमको दिखाई दे रही है, किसकी, प्रोटोनेफ्रिडिया की। ये एक अगले लंबवत पिंड तथा पिछले क्षैतिज पिंड में विभक्त होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसे लंबाई में लंबवत, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना, क्षैतिज, दो में इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बना होता है कि ये दो में डिवाइड होता है। जो इसका लंबवत पिंड होता है, वर्टिकल लिम्ब जो होता है, वो प्राइमरी गिलवार के बराबर होता है। मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि यहाँ पर जो है ये प्राइमरी गिलवार के बराबर से लगा होता है ना। प्राइमरी गिलवार ये रहा, यहाँ पर ये इसके लंबाई में बराबरी से लगा होता है, तथा क्षैतिज पिंड सिनेप्टिक्यूली के समांतर होता है। अब सिनेप्टिक्यूली ये रहा यहाँ पर, है ना, इसको देखेंगे, ये रहा प्राइमरी, और ये यहाँ पर कहाँ आ रहा है, सेकेंडरी पे आ रहा है, और ये दोनों को जोड़ने वाला क्या है, ये सिनेप्टिक्यूली है। इस तरह से दोनों लिम्ब एक दूसरे से लगभग समकोण पर जुड़े रहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये जो लिम्ब होते हैं ये एक दूसरे से कहाँ पर, समकोण पर जुड़े होते हैं। क्षैतिज पिंड की आंतरिक सतह पर जो नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है वह सेकेंडरी गिलवार के ऊपर खुलता है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो नेफ्रिडियोपोर है ना, ये कहाँ आएगा, सेकेंडरी गिलवार पर आएगा, ये रहा यहाँ पर। तो ये नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया में नेफ्रिडियोपोर जो पाया जाता है वो कहाँ पर आ जाता है, वो सेकेंडरी गिलवार पर जाकर खुलता है। प्रोटोनेफ्रिडिया की आंतरिक सतह चिकनी और बाह्य सतह उभार और गर्त युक्त होती है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये इस तरह से जो पाया जा रहा है ना, ये उभार वाली हो गई, और ये जो नीचे है ये गर्त वाली हो गई, डिप्रेशन यानी दबी हुई होगी। ठीक है, इसी के ऊपर ये सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक उभार से बाहर की ओर कई महीन नलिकाएं लगी होती हैं। मैंने अभी आपको बताया, ये जो नलिकाएं इस तरह से जो पाई जा रही हैं, ये नलिकाएं है ना, इस तरह से लगी होती हैं, जिनके अंत पर कई सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स लगी होती हैं। अब इनके ऊपर क्या लगा होगा, यहाँ पर इस तरह से गोल गोल, इसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये जो फ्लैजिला जैसी संरचना है, ठीक है, इनके ऊपर गोल गोल सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। इनको हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। एक प्रोटोनेफ्रिडिया में लगभग 500 सोलेनोसाइट्स होती हैं। अब यदि हम इसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखें, एक प्रोटोनेफ्रिडिया हम देखें तो अब इसमें देखो, यहाँ पे ये लगभग कितनी है, 500 सोलेनोसाइट्स होती हैं। एक उस पर, एक नेफ्रिडिया पे लगभग 500 सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। प्रत्येक सोलेनोसाइट्स बल्ब एवं टिब्यूल्स दो हिस्सों में विभक्त होती है। अब यदि इसका एक हम स्ट्रक्चर देखें, है ना, ये इस तरह से, तो ये कैसे, एक टिब्यूल और एक बल्ब जैसे दो हिस्सों में ये बटी होती है। एक सोलेनोसाइट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं। टिब्यूल के अंदर एक फ्लैजिलम होता है। अब देखिए यहाँ पर, ये टिब्यूल के अंदर जो है हमको क्या दिखाई दे रहा है,
ये देखिए यहाँ पर ये टिब्यूल के अंदर हमको क्या दिख रहा है, ये फ्लैजिला दिखाई दे रहा है ना, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम होता है जो उत्सर्जी द्रव को नेफ्रिडिया के कोष्ठ में धकेलता है, मतलब उसके चैम्बर में, नेफ्रिडिया के चैम्बर में धकेलने का काम किसके द्वारा होता है, इस फ्लैजिला के द्वारा। सोलेनोसाइट्स के गुच्छे सीलोमिक एपिथीलियम को भेदकर सीलोमिक कैनाल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो इसकी एपिथीलियम होती है, सीलोमिक एपिथीलियम जो होती है वो इसको भेद करके कहाँ पहुंच जाती है, सीलोमिक कैनाल में पहुंच जाती है और वहाँ से सीलोमिक फ्लूइड से विसरण द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को अपने अंदर की ओर खींच लेती है। अब आपको इसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। प्रोटोनेफ्रिडिया की पोजीशन फेरिंग्स में गिल बार्स के ऊपर पाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स के ऊपर, ठीक है। प्राइमरी गिल बार पर लंबवत और सेकेंडरी गिल बार पर जो है ये हॉरिजॉन्टली होता है और इसी पर नेफ्रिडियोपोर जो होता है, नेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया का जो नेफ्रिडियोपोर होता है वो सेकेंडरी गिल बार पर और या सिनेप्टिक्यूली पर जाकर के खुलता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक प्रोटोनेफ्रिडिया में लगभग 500 सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। इसके ऊपर कैसे होते हैं, बल्ब जैसी संरचना लगी होती है। हर जो फ्लैजिला जैसी संरचना होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, बल्ब जैसी संरचना होती है। अब यहाँ हमने आगे इसका स्ट्रक्चर देखा था, ये हो गया फ्लैजिला, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस, यहाँ पर ल्यूमन ऑफ साइड ब्रांचेस ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया की साइड ब्रांचेस हो गई यहाँ पर, ठीक है। वॉल ऑफ साइड ब्रांच ये, फिर इंट्रासेल्युलर ल्यूमन ऑफ टिब्यूल, ये रहा फ्लैजिला, ये रहा, ठीक है। बेसल बॉडी, न्यूक्लियस और सेल बॉडी ऑफ सोलेनोसाइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। यदि उत्सर्जी अंग के बारे में पूछा जाता है तो आप प्रोटोनेफ्रिडिया के ये तीनों स्ट्रक्चर बना के आराम से इसको पूरा क्लियरली बता सकते हैं। मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है हैशचेक नेफ्रिडिया, मतलब जो अन्य मुख्य तो ये हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया, इसके अलावा और जो अंग पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं उनके बारे में है। तो उसका डायग्राम यहाँ इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। हैशचेक का नेफ्रिडिया, यह एक प्रोटोनेफ्रिडियम होता है जो विलम की छत के ऊपर थोड़ा सा बाईं ओर तथा नोटोकॉर्ड के नीचे स्थित होता है। इसकी समस्त रचनाएं प्रोटोनेफ्रिडियम के समान होती हैं किंतु इसका आकार बड़ा होता है। इसका अगला बंद सिरा हैशचेक का छिद्र के ठीक सामने समाप्त होता है और पिछला सिरा विलम के ठीक पीछे फेरिंग्स में खुलता है। हैशचेक की नेफ्रिडिया रक्त वाहिकाओं से संबंधित रहता है तथा प्रत्येक सोलेनोसाइट्स सीलोमिक सेक से घिरी रहती हैं और नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ को अपने अंदर खींच लेती हैं। इसके बाद है ब्राउन फनल। यह एक जोड़ा ब्राउन फनल फेरिंग्स की पृष्ठ तल पर पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। इसका अगला सकरा सिरा सीलोम में तथा चौड़ा पिछला सिरा एट्रियम में खुलता है। ये भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है रीनल पेपिली। एट्रियम के फर्श पर कई रीनल पेपिली पाई जाती हैं जो संभवतः उत्सर्जन में मदद करती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया कंप्लीट, जिसमें हमने एम्फिओक्सिस के उत्सर्जी अंग के अंतर्गत सबसे पहले जो इसका मेन ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। इसके अलावा जो अन्य हैं वो हैं हैशचेक नेफ्रिडिया, ब्राउन फनल और रीनल पेपिली, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है प्रोटोनेफ्रिडिया को। मेनली इनके तीनों डायग्राम बनाने हैं और इसको लेबलिंग करके पूरा क्लियरली आपको बताना है। मेरे ख्याल से अब इसमें स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियरली इसको बता दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, अब दो बचे हैं इसमें, एक ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा है लाइफ साइकिल। और इनमें सारे टॉपिक्स में इनमें एफिनिटीज़ दी हुई हैं, है ना। तो आप इनमें सबकी एफिनिटीज़ पढ़ लेना, क्योंकि एफिनिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इसमें थ्योरी, इसमें सिर्फ ये थ्योरी है तो आप इसको तैयार कर लेना, बाकी समझाने वाले सारे पोर्शन में आपको कराती जाऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे।
ओके, टेक केयर, थैंक यू।